बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिस खदशे का मैंने कल इजहार किया था, मौलाना फजल रहमान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इस मुकदमे के अंदर है क्या, FIR का नंबर क्या है, सारी तफसील आपके सामने रखनी है और मुल्क भर में मौलाना के खिलाफ क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस पे भी बात करेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका पर शदीद हमले किए हैं, यानी अमरीकी बेसिस पर, और इस वक्त जो जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल है अब वो बहुत भयानक होती दिखाई दे रही है। कुछ आम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है, बड़ी आम वीडियो है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें ताकि चैनल की रीच के अंदर इजाफा हो सके। इस वक्त बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है, यानी एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज के अंदर ईरान और अमेरिका की जंग आगे बढ़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम के अंदर सारे मामलात का जायजा लिया है और इसको देखते हुए चूंकि अमेरिका ने रात को भी बड़े आम मकामात जो ईरान के हैं उनको निशाना बनाया है और ईरान का काफी भारी नुकसान हो रहा है। ये खबरें चूंकि हम रोज देते हैं और इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है, चूंकि अमेरिका बहुत दूर दराज एक मुल्क है और वो सारी जो जंग है वो इलाकाई जो उसके एयर बेसेस उसने लिए होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, वहां आके लड़ रहा होता है। लेकिन ईरान के पास जब वो कह रहा था कि फिदाई ताकत भी खत्म हो गई, जमीनी ताकत भी खत्म हो गई और बर्री ताकत भी खत्म हो गई है, तो आखिर ईरान जो है उसको तो आप बिल्कुल जवाब देने की सलाहियत उसकी खत्म कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप यही मीडिया को बता रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चूंकि अब जो ईरान के पास जो चीजें निकल रही हैं वो और ज्यादा खतरनाक है और ये ईरान मुसलसल इस हवाले से बताता रहा है। ईरान ने नसर 2 ऑपरेशन की तीसरी लहर में हैदर शिकन और जुल्फकार मिसाइल एक तो दागे हैं और इसके साथ जो है वो अगली बात बड़ी आम है जिसके अंदर अब उर्दन के अंदर जो खास तौर पर नुकसान किया गया है, यानी एक तो वीडियोस जारी कर दी गई हैं जिसके अंदर ईरान के शायद 136 ड्रोन को कुवैत के एक तेल जखीरा करने वाले मरकज को निशाना बनाते हुए देखा जा रहा है और इन्होंने बहरीन, कुवैत, उर्दन, कतर पर मौजूद अमरीकी रेडार और निगरानी के निज़ामों को भी निशाना बनाया। ये ईरानी फोर्सेस जो हैं उन्होंने दावा भी किया है और इसकी बाकायदा जो वीडियोज हैं वो अब जारी कर दी गई हैं और सैटेलाइट जो इस वक्त पोजीशन है, इमेज है, वो ये बता रहा है कि ईरान भारी नुकसान कर रहा है। अब ईरान ने 15 जुलाई 2026 को अमरीकी अड्डों पर हमले किए, शदीद नुकसान किए हैं। अब इसके अंदर खास तौर पर जो उर्दन के अंदर नुकसान हुआ है अल अजरक एयरबेस पर, उसमें बाकायदा जो वीडियोज आई हैं, जो इमेजेस आए हैं, उसके मुताबिक सैटेलाइट मवासलाती मरकज तबाह किया गया है, मिसाइल और फिजाई दिफाई रेडार को निशाना बनाया गया है, पैट्रियाट फिजाई दिफाई कम्प्लेक्स तबाह किया गया है, अमरीकी फौजी बेस का असला डिपो इसको तबाह करने का दावा किया गया है, F-15, 16 और 35 लड़ाका तैयारे और MQ-9 ड्रोन तबाह करने के दावे सामने आए हैं और सैटेलाइट जो इमेजेस हैं वो भी शो किए हैं। तो अब एक ऐसा मुल्क जिस पर मुसलसल जंग मुसल्लत की गई है और वो अगर इस अंदाज के अंदर अभी भी जवाब दे रहा है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है उससे अब अमेरिका के अंदर ये सवाल हो रहे हैं कि आप हमें ये दावे करके बताते रहे हैं कि वो खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ईरान के साबिक वजीर खारजा उन्होंने एक बहुत खतरनाक बात की है और ये अगर ऐसा होता है तो सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाएगी, खास तौर पर खलीजी ममालक के लिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के खित्ते में मुतअद्दिद फौजी अड्डे मौजूद हैं और ईरान जमीनी कार्रवाई की सलाहियत रखता है। जिस तरह मादी में तुर्किया ने PKK के खिलाफ इराक और शाम के शमाली इलाकों में कार्रवाई की, इसी तरह जिन अमरीकी अड्डों से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं वो भी हमारे लिए जायज फौजी आदाफ हैं। यानी वो बता रहे हैं कि अरब मुल्कों के अंदर जहां अड्डे हैं हम जमीनी कार्रवाई भी वहां पे कर सकते हैं और ये हमारे पास जवाब मौजूद है। अब इसी तरीके से जो ईरान के वजारत खारजा के तर्जमान है इस्माइल बुकाई, वो कहते हैं कि अमेरिका की जानब से ईरानी अवाम के खिलाफ किए गए जराइम की फहरिस्त हर गुजरते दिन के साथ तवील होती जा रही है। अमरीकी फौज ने मंगल की सुबह सूबा हरमजगान के जिला हाजी आबाद के गांव सैयद जोजो में कायम एक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मरकज को निशाना बनाया है, जहां पर जवाद हसन ज़ादा के खानदान के 3 अफराद जहां बहक हुए हैं। ये वो कहते हैं कि पिछले 4 महीने से इसी तरह ये हमले कर रहे हैं और अब इनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी जब हम
भरपूर जवाब दे रहे हैं। फिर ईरान के नायब वजीर खारजा हैं, मैं सिर्फ इसी पे इक्तफा करूंगा, उन्होंने कहा ईरान कभी भी अमेरिका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं करेगा। बराबरी की बुनियाद पर जब भी कोई आम किरदार अदा हुआ तो वो हम करेंगे। लेकिन आखिर में एक अमेरिकी आउटलेट ने खबर दी है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने मंगल को सिचुएशन रूम में आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाइयों को मजीद वुसअत देने पर गौर किया गया। रिपोर्ट में कहा गया मंसूबे के तहत आबनाए हुर्मुज़ में जारी कार्रवाइयों के अलावा ईरान के आम स्ट्रेटेजिक आदाफ को भी निशाना बनाने के ऑप्शन ज़ेर गौर है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए आमादा न हुआ तो आइंदा चंद रोज में अमेरिकी हमलों में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। तो ये जंग जो है वो आगे बड़ी गंभीर होती दिखाई दे रही है और इस पर अभी मजीद बहुत सारी जो चीजें हैं वो वाज़े होती जा रही हैं। अब आते हैं मौलाना फजलुर रहमान के मामले पर। आपको इल्म है पिछले 3 दिन से जब से उन्होंने कसूर के अंदर तकरीर की है और तकरीर के अंदर बुनियादी तौर पर उनका जो मतमा नजर वाज़े हुआ है वो यही है कि वो बताना चाहते हैं कि लश्करों को या दहशतगर्दों को रोकना हमारा काम नहीं है और मुकाबले में अवाम लश्कर बना के मुकाबला न करे, कोई कह रहा है। और वो इस तरह का उन्होंने तासर दिया है कि जैसे कोई पाकिस्तान की फोर्स कोई नया ग्रोह बनाना चाहती है उन दहशतगर्दों से लड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा ये कबायली दुश्मनियां पैदा होंगी और आप इस काम की तनख्वाह लेते हैं, हमारे ऊपर आपका एहसान नहीं है और मर्जी के साथ आप जाते हैं फौज के अंदर, या इस तरह का उन्होंने तासर दिया और इस पर शदीद रद्द अमल आया। और ख़ास तौर पर रद्द अमल तो शदीद था, लेकिन जब फ़याज़ उल हसन चौहान और इस तरह के किरदार के लोग यानी वो अब्बासी और फिर मलक अहमद ख़ान स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, लेकिन उनका चूंकि कसूर इलाका भी है, तो सब ने इस मामले पर ख्वाजा आसिफ समेत एहतजाज किया और सोशल मीडिया पे मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई नून लीग के लोगों की तरफ से। और जब फ़याज़ उल हसन चौहान और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हनीफ अब्बासी जैसे लोगों ने की, तो चूंकि ये पब्लिक के अंदर बड़े नापसंदीदा किरदार है, गैर संजीदा, इनसे नफरत लोग करते हैं, तो पीटीवी पर जब लाइव इस तरह के लोग चलेंगे तो इससे अंदाजा होता है कि शायद हमारे इदारों के पास संजीदा लोग जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। मस्खरे टाइप लोग जब आते हैं तो लोग फिर इनको देख के समझते हैं कि दूसरा बंदा हक पे है, चूंकि ये जिस तरफ होंगे तो इनकी नफरत इतनी ज्यादा, तो वो सारा कुछ हुआ। मैंने कल ही आपको वीडियो के अंदर बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान की मुतवक्के गिरफ्तारी, क्योंकि जो पैटर्न सेट किया गया ये पीटीआई की तरह का एक पैटर्न है। मुख्तलिफ जिलों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्तें दी गई। अब इसके अंदर जो है वो एक दरखास्त तो दी गई है गुजरांवाला के अंदर, और ये जो दरखास्त है ये बहुत ही अहमियत की हामिल है, लेकिन एक मुकदमा कसूर के अंदर उन पर दर्ज कर लिया गया है। अब वो FIR नंबर सारी तफसील आप देख रहे हैं और मैं आपको उसकी कुछ डिटेल भी बताना चाहता हूं, लेकिन यहां पे चूंकि दावा यह किया गया, जैद गशगोरी हैं, जर्नलिस्ट हैं, हुकूमत के करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने कहा द मौलाना सीम्स टू बी डीप ट्रबल, मौलाना फजलुर रहमान मुश्किल में नजर आ रहे हैं, माइट बी अरेस्टेड, हो सकता है वो गिरफ्तार हो जाए, और स्ट्रांग केस हैज बीन रजिस्टर्ड, उनके खिलाफ स्ट्रांग केस रजिस्टर कर लिया गया है और फिर एजिटेशन भी होगा, एहतजाज भी होता हुआ नजर आ रहा है इस सारे मामले के अंदर। अब यहाँ पे जो बाकी बातें की गई हैं इसके अंदर कुछ चीजें डिस्कस हो रही हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान भी एक मशकूक सियासी किरदार के तौर पर देखे जाते हैं। इस वक्त चूंकि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया इमरान खान का है, तो इमरान खान के बयानी जो है वो होने की वजह से वो समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की ये मिली भगत से एक चाल है, यानी जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नुक्ता नजर है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि वो इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर आ जाए। चूंकि इमरान खान के अलावा जो बाहर पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनके लिए तो इस तरह की बात करना मुश्किल है। वो तो उल्टा जो है वो बैरिस्टर गौर सफाइयां दे रहे थे और शोदा की तकरीम पर तो पूरी कौम का इत्तेफाक है, यानी उसको तो इस तनख्वाह के पलड़े में नहीं तोला जा सकता। तो इस मामले को लेके पीटीआई के लोग जो है वो लाजमी बात है वो भी मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी अक्सरियत जो पहले एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज पर तनकीद करती है वो इसको लेके मौलाना फजलुर रहमान की फेवर में चली गई है। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया लेने के लिए मौलाना फजलुर रहमान इस तरह की चालें चल रहे हैं और ये क्या मिली भगत से चल रहे हैं। तो एक तो ये उनके हवाले से शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है,
اور پھر فائق صدیقی ہیں، ایک اینالسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں اس مرتبہ جو مولانا کا اسکرپٹ ہے اس میں گرفتاری بھی ہوگی اور پھر ہنگامے پھوٹیں گے اور ایک قومی حکومت قائم ہوگی، اور یہ وہ کہتے ہیں چونکہ قومی حکومت آنی ہے تو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، تو یہ اس کے اندر ایک ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو مولانا جتنے بھی دودھ کے دھلے ہو جائیں تو ان کا کردار بھی مشکوک انداز کے اندر ڈسکس ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور اس پہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ گوجرانوالا کے اندر یہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ اندراج کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ یہ سیشن جج کی عدالت میں منظور قادر بھنڈر ایڈوکیٹ ہے کی جانب سے یہ ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے 22/22/20 کی، اور کہا گیا ہے کہ 28 جولائی کو مولانا فضل الرحمان سے جواب طلب کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح مختلف علاقوں کے اندر مقدمات درج کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن یہاں تو ابھی صرف درخواست آئی ہے، لیکن اصل میں ایک مقدمہ قصور کے اندر درج کر لیا گیا ہے، اور یہ جو مقدمہ ہے یہ قصور کے اندر یہ تھانہ صدر قصور ہے، ضلع قصور، مقدمہ نمبر ہے 1807/26، تاریخ بتائی 13/7/2026 کو یہ مقدمہ درج ہوا ہے، یعنی 2 دن پہلے 8:15 PM رات کو، اور اس کے اندر یہ محمد عباس ہے ASI تھانہ صدر قصور، اور ملزم فضل الرحمان و دیگر ساتھی ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے وہ جرم 505 تعزیرات پاکستان، اسی طرح بغاوت کا جرم دفعہ 124 اور 153A، اور پھر یہ بتایا گیا ہے اس کے اندر مختصر ایک بتائی گئی یہ چیز، جناب SHO صاحب یہ درخواست ہے جو FIR ہے اس کے اوپر جو لکھا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جناب SHO صاحب تھانہ صدر قصور، جناب علی گزارش ہے کہ میں مسمی محمد اسلم ولد بشیر احمد ساکن محلہ مصطفیٰ آباد قصور کا رہائشی ہوں۔ مورخہ 13/7/2026 کو قصور میں منعقدہ ایک عوامی جلسے کے دوران مقرر فضل الرحمان اور ان کے دیگر ساتھیوں کے حوالے سے یہ شکایت موصول ہوئی کہ انہوں نے اپنے خطاب میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً پاکستانی فوج کے شہداء اور ان کی قربانیوں کے بارے میں ایسے ریمارکس دیے جو بعض افراد کے نزدیک توہین آمیز اور دل آزاری کا باعث تھے۔ شکایت گزار نے موقف اختیار کیا کہ مذکورہ بیان سے عوامی جذبات مجروح ہوئے، لہذا متعلقہ حکام سے درخواست کی جاتی ہے کہ معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں، اور اگر کسی قابل اطلاق قانون کی خلاف ورزی ثابت ہو تو قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تو یہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، گول مول سا مقدمہ ہے، اور کہا گیا ملزم فضل الرحمان اور دیگر ساتھی، یعنی دیگر ساتھیوں پر بھی۔ اب کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے بھائیوں پر، ان کے خاندان پر، ان کی موروثیت پر، وہ نون لیگ جو پہلے ان کے گن گاتی تھی اب ان کے خلاف ماحول سازی کر رہی ہے، اور کچھ لوگ ذرا دھیما دھیمے انداز کے اندر تنقید کر رہے ہیں، اور پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ملک کے مختلف علاقوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرنا کیا آسان ہے؟ یقیناً آسان نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے بہرحال دیکھیں TLP ان کی لیڈرشپ کو بھی گرفتار کرنا آسان نہیں تھا، لیکن ایسا ہوا ہے۔ کشمیر کے اندر اس وقت حالات بڑے کشیدہ ہیں، بلوچستان کے اندر حالات بڑے کشیدہ ہیں، خیبر پختونخوا کی ایون حالات کشیدہ ہیں، لیکن سب معاملات سے نبٹ رہی ہے ہمارے ادارے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اس وقت اس معاملے کے اندر ساری چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، کچھ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے۔ ہارڈ سٹیٹ ہے تو ہارڈ سٹیٹ ہے یا سافٹ سٹیٹ ہے، یعنی مطلب ہے یہ سارا چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ مزید اب اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔